Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video I will be starting with the 15th chapter of ACCA F9 and the name of the chapter is Sources of Finance. तो गाइस जो प्रीवियस चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 और 13 का जो लास्ट पार्ट है वो मैंने स्किप कर दिया है, ठीक है। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि वो पार्ट बहुत सिंपल है, तुम एक बार उसको थॉरली पढ़ोगे वो तुम्हें समझ आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी वो नहीं है, इंपॉर्टेंट है बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ही पढ़ोगे तुम्हें वो सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। बाकी आई ट्राई जब एक बार मैं बाकी के चैप्टर्स करा दूँ उसके बाद मैं उन दोनों चैप्टर्स पे फोकस कर दूंगा, ठीक है। सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस गाइज, ये चैप्टर कैसा चैप्टर है? क्या है थ्योरी चैप्टर है, क्या है प्रैक्टिकल चैप्टर है? तो गाइज ये काइंड ऑफ थ्योरी चैप्टर है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन जो थ्योरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पूरी थ्योरी चैप्टर की बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है गाइज। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। गाइज सबसे पहली बात हमारी आती है नीड फॉर फाइनेंस। सो नीड फॉर फाइनेंस मीन्स एवरी बिजनेसमैन, एवरी पर्सन नीड फाइनेंस। क्यों फाइनेंस हमें क्यों चाहिए होता है? टू प्रोवाइड फॉर वर्किंग कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कि जैसे हमें पैसे चाहिए अपनी डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, सैलरीज पे करने के लिए, स्टॉक परचेज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्ट इन नॉन करंट एसेट्स, हमें और फंड्स किस लिए चाहिए? कि अगर हमें मशीन परचेज करनी है, हमें प्लांट परचेज करना है, हमें बिल्डिंग परचेज करनी है, उसके लिए भी वी नीड फाइनेंस। तो वो होता है हमारा इन्वेस्ट इन नॉन करंट एसेट्स। सो दैट्स वाई वी नीड फाइनेंस। अब नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर चूजिंग बिटवीन सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूंगा इज देयर आर टू सोर्स ऑफ फाइनेंस, वन इज इक्विटी एंड अदर इज डेट। सो इक्विटी एंड डेट में क्या डिफरेंस है इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, इसके पास, ये कंपनी का ओनर है और इसके पास कंपनी के 80% शेयर्स हैं। 80% शेयर्स इसके पास है कंपनी के, और बाकी जो 20% शेयर्स हैं वो कोई इसके फैमिली मेम्बर्स वगैरह उसके पास है। इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेट्स से, ठीक है। अब या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इसके पास 80% शेयर्स हैं, बाकी 20 किसी और के पास है। अब उसको फाइनेंस चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, ही नीड्स फाइनेंस। तो फाइनेंस रेज करने के इस पर्सन के पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो क्या है? इक्विटी का ऑप्शन। इक्विटी का ऑप्शन क्या है? वो पर्सन क्या करेगा, जैसे उसके पास 80% शेयर है, लेट्स से इफ आई चेंज द नंबर, लेट्स से 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, लेट्स से 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं इसके पास। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि मैं इसमें से, जैसे मान लो इसको 40 लाख डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। कितने? 40 लाख डॉलर की। इसका जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू है $10। $10 है पर शेयर की फेस वैल्यू। 8 लाख शेयर्स इसके पास है, इसको $40 लाख चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है? थ्रू इक्विटी। कैसे थ्रू इक्विटी? वो 8 लाख शेयर्स में से 4 लाख शेयर्स इंटू 10 आउटसाइडर्स को सेल कर देगा। बेसिकली आउटसाइडर्स को बोलेगा कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स ले लो, ठीक है, 4 लाख शेयर्स आप ले लो $10 के अकॉर्डिंग। तो इसके पास कंपनी के अंदर कितने आ जाएंगे? $40 लाख आ जाएंगे। लेकिन उससे होगा क्या कि इस अभी तक वो 80% का ओनर था, अब 80% की ओनरशिप इसकी चली जाएगी, अब ये रह जाएगा सिर्फ 40% शेयर्स का ओनर। तो इसकी ओनरशिप यहां पे चली जाती है इक्विटी का। ये मतलब होता है कि इक्विटी के थ्रू पैसे रेस करना, काइंड ऑफ। अब इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। डेट के थ्रू रेस करना मतलब सिंपल, मैंने ये जो 40 लाख हैं ये मैंने बैंक से लोन ले लिया, ये मैंने बैंक से लोन ले लिया 40 लाख, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन, जैसा भी मेरे को फंड चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। सो अब हमें क्राइटेरिया क्या देखना है? व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ चूजिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट? सो फर्स्ट इज कॉस्ट। सो डेट जो होती है यूजुअली चीपर दैन इक्विटी होती है। डेट चीपर क्यों होती है इक्विटी से? देखो, डेट के केस में हमें बैंक से लोन मिलेगा और इस लोन पे हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इक्विटी के केस में क्या होगा? अगर इक्विटी में लेट्स से हमें जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, जो ओनर है, प्रॉफिट जो आ रहे हैं कंपनी को, वो लेट्स से 30% के प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है, ठीक है। कंपनी कितने प्रॉफिट्स कमा रही है? 30%। इंटरेस्ट जो होता है बैंक का, लेट्स से वो 10% है, उसको हर साल 10% इंटरेस्ट पे करना है, तो वो तो हर साल 10% इंटरेस्ट पे करेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट्स 30% हैं तो पहले उसको 8 लाख पे, 8 लाख शेयर पे जो प्रॉफिट्स आते थे वो मिलते थे।
ठीक है, उसको 8 लाख शेयर्स के ऊपर प्रॉफिट मिलते थे, मतलब प्रॉफिट अगर 30% है तो हम पर शेयर प्रॉफिट निकाल लेंगे। कैसे? टोटल प्रॉफिट कंपनी ने कितना कमाया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने हैं, तो पर शेयर प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले उसको प्रॉफिट 8 लाख शेयर्स पे मिलता था, अब उसको प्रॉफिट 4 लाख शेयर्स पे मिलेगा। दैट मीन्स 4 लाख जो उसने दे दिए उस पे उसका पूरा पूरा प्रॉफिट लूज हो जाएगा, ओनरशिप भी लूज हो जाएगी, उसके वोटिंग राइट्स भी कम हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई वी कॉल के डेट जो होती है वो नॉर्मली चीपर होती है इक्विटी से, इक्विटी इज मोर कॉस्टली। देन आते हैं हमारी ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है नॉर्मली इट इज मोर एक्सपेंसिव बट इट इज सिक्योर। लॉन्ग टर्म फाइनेंस नॉर्मली एक्सपेंसिव क्यों होता है? देखो पहले मैं सारा हटाता हूं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक्सपेंसिव क्यों होता है? अब ये बैंक है, अगर तुमने बैंक से लोन लिया है 10 ईयर्स के लिए लेट से, ठीक है, तो बैंक को पता है कि 10 साल बाद जाके तुम्हें पैसे आएंगे। बैंक को पता है कि 10 साल बाद जाके तुम्हें पैसे आएंगे। ठीक है, ओ सॉरी, बैंक को पता है कि बैंक को 10 साल बाद जाके पैसे आएंगे। तो बैंक क्या बोलेगा कि यहाँ पे बैंक के लिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा है कि यार 10 साल बाद हमें पैसे आएंगे, क्या पता बंदा बीच में कोई फॉल्ट ना कर दे, कुछ ना कर दे। सो व्हाट हैपेंस इज यहाँ पे, जैसे कि मैं बता रहा था कि जो बैंक होता है अगर लॉन्ग टर्म लोन देता है तो बैंक को पता है कि बैंक को पैसे लेट मिलेंगे, तो इसीलिए बैंक इस पे नॉर्मली जो है वो पैसे ज़्यादा चार्ज करता है, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है, और शॉर्ट टर्म पे बैंक जो है वो इंटरेस्ट कम चार्ज करता है। ठीक है, थर्ड आता है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन, यूजुअली शॉर्टर टर्म इज चीपर बट नॉट ऑलवेज। कि जो शॉर्टर टर्म लोन होता है हमारा नॉर्मली वो थोड़ा सा चीपर होता है। ठीक है, तो तुम कहोगे सर ऊपर तो आपने बताया था कुछ और, ऊपर तो आपने बताया था कि बैंक जब, अच्छा यही हमने बताया ना कि शॉर्टर केस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो चीपर होता है, और लॉन्गर केस में जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो ज़्यादा चार्ज करता है। बट हर बार ऐसा नहीं होता, इट टोटली डिपेंड्स। तो हमें बहुत अच्छे से इंटरेस्ट वगैरह को अच्छे से समझना पड़ेगा। देन आता है गियरिंग। सो गियरिंग इज यूजिंग मेनली डेट इज चीपर बट हाई गियरिंग इज रिस्की। सो गियरिंग का मतलब क्या होता है गाइस? गियरिंग इज, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में मैंने इक्विटी यानी अपनी पॉकेट से मैंने लगाए $1 लाख, ठीक है, $1 लाख, और मैंने बैंक लोन ले लिया अपना $9 लाख का। ठीक है, अब मैंने इतना ज़्यादा लोन ले लिया और मैंने अपने पैसे जो अपनी इक्विटी है वो बहुत कम लगाई है। तो यहाँ पे और टोटल पैसे कितने लगे हैं बिजनेस में? $10 लाख। तो $10 लाख टोटल बिजनेस में हमारे लगे। अब पॉइंट ये है कि इस सिचुएशन में कल को अगर बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, कल को अगर मुझे बिजनेस में क्या हो गया? लॉस। तो लॉस के केस में मुझे जो बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है उस पे तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस। तो अगर मेरे लॉसेस हैं और मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ गया तो भाई एज अ बिजनेसमैन मेरा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, लॉस बढ़ता चला जाएगा मेरा, है ना। पहले ही मेरा लॉस चल रहा है और ऊपर से इंटरेस्ट भी देना है बैंक को, तो मेरा तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक बिजनेसमैन को फायदा क्या है कि अपनी जेब से कम पैसे दिए और उसने बैंक से लोन ज़्यादा का ले लिया। तो गियरिंग जो होता है, गियरिंग जैसे डेट इज़ नॉर्मली चीपर, तो बहुत बिजनेसमैन यही प्रेफर करते हैं कि वो डेट ज़्यादा लेके इक्विटी कम लें क्योंकि डेट इज़ चीपर। और दूसरा इसमें एक फ़ायदा भी क्या होता है कि अगर हमारे बिजनेस मान लो प्रॉफिट्स में आ रहे हैं, जैसे मान लो हमने अपनी जेब से बहुत कम पैसे लगाए हैं, ठीक है, कम पैसे लगा के भी हम बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हम बैंक से लोन लेके काम कर रहे हैं। और अगर हम खूब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बैंक को इंटरेस्ट देते रहो, बाकी बचा हुआ सारा पैसा हमारा। बट जो गियरिंग होती है वो बहुत रिस्की होती है। रिस्क यही होता है कि इनकेस अगर हमारे लॉसेज हो गए तो इन दैट केस हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और एज अ बिजनेसमैन मेरा लॉस अगर बढ़ गया तो कल को हो सकता है मुझे बिजनेस शट डाउन करना पड़े और मेरा बैंक लोन लेने की वजह से लोन रीपे नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाएगी, तो काफ़ी इशूज़ आ सकते हैं। तो यूजिंग मेनली डेट इज़ चीपर बट हाई गियरिंग इज़ वेरी रिस्की। लास्ट आता है एसेसिबिलिटी। नॉट ऑल सोर्सेज आर अवेलेबल टू ऑल दी फर्म्स। अब कई फर्म्स होते हैं, हो सकती है वो इक्विटी रेज ही ना कर पाएँ, कई फर्म्स होती हैं वो डेट ही ना रेज कर पाएँ कि उसने ऑलरेडी बैंक से इतना लोन लिया हुआ है, अब उसको और पैसे चाहिए किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म। हो सकता है बैंक उसको लोन ही ना दे कि आपने ऑलरेडी इतना लोन लिया हुआ है। एग्जाम्पल यही केस लगा लो, अगर इसको और पैसे चाहिए
ऑलरेडी इतने सारे लॉसेस चल रहे हैं, तो वो चाहेगा कि कोई और बिजनेस में पैसे लगाए ताकि बिजनेस में मैं नई मशीन्स लेके आके और काम करूं। लेकिन इसको बैंक वालों ने लोन देने से मना कर दिया कि हम तो लोन नहीं देंगे तुझे, ऑलरेडी इतना लोन लिया हुआ है। तो उसको इक्विटी से ही पैसे रेस करने पड़ेंगे। अब चाहे इक्विटी बाहर वालों को दे, चाहे अपनी जेब से पैसे लगाए। सो पॉइंट इज एसेसिबिलिटी, सारे सोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ऑन द स्पॉट अवेलेबल हो। तो हमें क्या क्या चीज़ें, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया दैट वी हैव टू चूज वाइल सोर्सिंग फॉर फाइनेंस, तो हमें ये सारा क्राइटेरिया देखना है। इसको देखने के बाद जो भी बेस्ट चीज़ हमें लगेगी उस तरीके से हम अपने फंड्स रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्राइटेरिया फॉर चूजिंग। अभी ये सारी चीज़ें इन्होंने नीचे एक्सप्लेन की हुई हैं यहाँ पे, तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये बहुत सिंपल है, इसको बस मैं एक सिंपल रीड में पढ़ा रहा हूं, बाद में इसको अपनी बुक से पढ़ लेना। हायर रिस्क मीन्स हायर रिटर्न। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिटर्न ज़्यादा आए तो हमारे को रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल शेयर्स से हैं, जो ऐसे अगर हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स बहुत वॉलेटाइल होते हैं, शेयर्स बहुत फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लेकिन शेयर्स के बीच में भी एक लिमिट होती है कि शेयर्स जो होते हैं वो 10-15% ही एक दिन में अप डाउन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी। ठीक है, कि अगर मेरा शेयर 100 का है और आज मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई तो मैक्स टू मैक्स से 90 तक का ही होगा, इससे कम नहीं गिरेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसीज की, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है, अभी तुम देखो अगर गूगल पे चेक करोगे, टुडे द डेट इज 10th नवंबर 2022। इस डेट को तुम क्रिप्टोज चेक करना। अभी पिछले हफ्ते क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा फॉल करें, 2-3 दिन में क्रिप्टोज बहुत ज़्यादा फॉल करें। कई क्रिप्टोज तो 70-80% 2 दिन में फॉल कर गए, इतने ज़्यादा। मतलब अभी न्यूज़ में भी आया था कि जो FTX का ओनर, FTX इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, जो इसका ओनर है, ठीक है, उसके ओनर की जो वेल्थ है वो 90% से एक ही दिन में गिर गई। मतलब अगर इसके पास 100 मिलियन थे तो इसके पास सिर्फ 10 मिलियन की वेल्थ रही, इसकी सारी एक दिन में इरोड होगी। तो लेकिन यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है कि अगर इसकी गिरने की कोई लिमिट नहीं है तो बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है। बिटकॉइन का एग्जाम्पल हम सभी को पता है कि कितना ज़्यादा बढ़ गया ये 8-10 सालों में। तो हायर रिटर्न अगर हमें चाहिए तो रिस्क भी हमें हायर लेना पड़ता है। यही है इस पूरी बात का मतलब। अब नेक्स्ट हमारी जो टर्म आती है दैट इज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। हमने ये तो पढ़ा था कि डेट होता है और इक्विटी, डेट और इक्विटी, ठीक है ना। अगर मुझे शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस चाहिए तो क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है जहां से मैं शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स रेज कर सकता हूं या इक्विवेलेंट्स टू फंड्स मैं कुछ ले सकता हूं। अब ये क्या है इक्विवेलेंट्स टू फंड्स, ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। तो गाइस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हमारे पास क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। सबसे पहला हमारा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ तुम्हें। बैंक ओवरड्राफ्ट नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लो मेरे बैंक में $10,000 बैंक में ऑलरेडी हैं, ठीक है, लेकिन मुझे बाय एनी चांस आई नीड $50,000, मुझे $50,000 चाहिए, तो बैंक मुझे एक ऑप्शन देता है कि आपके अकाउंट में हम आपको ओडी लिमिट, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रहे हैं $50,000 की। मतलब आप जब भी चाहे अपने अकाउंट से, चाहे इसमें पैसे ना भी हों, आप $50,000 एडिशनल निकाल सकते हो, ज़ीरो बैलेंस से। मतलब आप अपने अकाउंट को -50,000 तक कर सकते हो, लेकिन वो अमाउंट आपको इतने दिन में रीपे करना पड़ेगा और पर डे के हिसाब से इस पर इंटरेस्ट लगता है। दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। जैसे तुम सबका सेविंग अकाउंट है, तुम्हारे सेविंग अकाउंट में लेट से आज की डेट में है $10,000, तुम्हें $50,000 पे करने हैं, तो तुम 50 पे कर दो और तुम्हारे अकाउंट में शो होगा -40,000 कि ये बैलेंस तुम्हें बैंक को देना है। तो दिस इज कॉल्ड अ ओवरड्राफ्ट काइंड ऑफ। इसको तुम, जो हम क्रेडिट कार्ड देखते हैं, CC यानी क्रेडिट कार्ड, हम क्रेडिट कार्ड के अकॉर्डिंग भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैंक लोन। मैं नॉर्मल बैंक में गया, बैंक से जाके मैंने बैंक लोन ले लिया, एक तरह से वहाँ से भी मेरे पास फाइनेंस आ जाता है। थर्ड इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल मतलब जो हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था कि कैश को अच्छे से कैसे मैनेज करना है। मैंने अच्छे से कैश को मैनेज किया तो मेरे पास जो कैश है काफ़ी बच गया, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कैश बच गया क्योंकि मैंने कैश को अच्छे से मैनेज किया। इस कैश को यूज़ कर दिया मैंने शॉर्ट टर्म फाइनेंस में।
शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में मैंने इस कैश को यूज़ कर दिया। तो तुम कहोगे सर ये जो कैश है ये कोई हमने बाहर से थोड़ी लिए, या अब हमें अगर पैसे चाहिए तो फिर हम ये कैसे, ये तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। येस, दैट इज़ राइट। सो हमें चाहिए फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। पैसे कहाँ से आ सकते हैं? तो लोन लेके आ सकते हैं। जो पैसे हम कमा रहे हैं उसको अच्छे से मैनेज करो ताकि यहाँ से भी हम कुछ पैसे निकाल के अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकें। सो बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। स्क्वीजिंग ट्रेड क्रेडिट। स्क्वीजिंग ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि मैं क्रेडिट सेल कम से कम कर रहा हूं, या जो उनका टाइम पीरियड होता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रेडिट सेल करनी ज़रूरी है, तो जो टाइम पीरियड मेरे क्रेडिट सेल का होता है वो मैंने कम कर दिया। जैसे नॉर्मली पहले 60 डेज़ के अंदर मुझे पैसे आते थे, वो मैंने कर दिया 30 डेज़। तो 30 डेज़ में मेरे को पैसे आ जाएंगे, कैश आ जाएगा, विच कैन बी यूज्ड इन दी फाइनेंस। ठीक है। देन आता है हमारा लीजिंग एंड सेल एंड लीज बैक। अब लीजिंग एंड सेल एंड लीजिंग बैक, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लीजिंग को हम कैसे बोल सकते हैं अपना सोर्स ऑफ फाइनेंस? लीजिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल, कि तुमने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली। यू हैव टेकन प्रॉपर्टी ऑन रेंट। यू हैव टेकन प्रॉपर्टी ऑन रेंट, दैट इज कॉल्ड लीजिंग। तो लीजिंग को हम शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्यों बोल सकते हैं? देखो गाइस, हमें एक बिल्डिंग चाहिए थी जिस पे हमें काम करने हैं, ठीक है। तो हम बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट करते, या हो सकता है हमें लोन लेना पड़ता, उस पर हम हर साल इंटरेस्ट पे करते। हमने क्या किया? हमने ये सब चीज़ों को छोड़ के, क्योंकि हमें तो काम करना है, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक ये बिल्डिंग रहेगी, जब बिजनेस बंद तब इस बिल्डिंग का हम क्या करेंगे? तो हमने क्या किया? हमने ये जो प्रॉपर्टी है, रादर देन बाइंग दैट प्रॉपर्टी, हमने उस प्रॉपर्टी को रेंट, या फिर उसको बोलते हैं लीज। रेंट नॉर्मली होता है हाउस होल्ड के लिए और लीज होता है बिजनेस के लिए। हमने इसको लीज पे ले लिया, जिस पे हम पर मंथ या पर क्वार्टर हम कुछ फिक्स लीज हम पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लीजिंग। अब लीजिंग के केस में सबसे ड्रॉबैक हमारा क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप होती है वो हमारे नाम नहीं आती। हम सिर्फ, हमारे पास होता है एक ही चीज़ याद रखना, राइट टू यूज़। हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, जैसे मर्जी इसको मॉडिफाई करके काम कर सकते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी के हम ओनर नहीं बन सकते। वी विल नॉट बी ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। हम उसके ओनर रहे, वो पर्सन उसका ओनर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे बीच में जो ये पर्सन है, ये हैं हम जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, ये है इस प्रॉपर्टी का ओनर। हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर दिस हायर परचेज, उसको बोलते हैं लीज एग्रीमेंट। ये लीज एग्रीमेंट हमारा होता है, ठीक है। अब उसके बाद लीज के केस में, लीज भी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म लीज या लॉन्ग टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज को मैं बोल सकता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 to 3 ईयर्स। लॉन्ग टर्म लीज जो मेरी होती है मैं उसको बोल सकता हूँ लेट्स से 10 ईयर्स, जैसे 5 to 10 ईयर्स। 5 to 10 ईयर्स की लीज मेरी लॉन्ग टर्म होती है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ये होती है। अब लीज में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो क्या कि जो भी इस प्रॉपर्टी के रिपेयर्स होंगे, प्रॉपर्टी में जो भी कोई काम होगा, वो सब कुछ याद रखना, जो भी इस प्रॉपर्टी में काम होगा वो सब कुछ इस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि अगर मान लो इस प्रॉपर्टी की छत टूट गई, तो ऐसा नहीं है कि हम रेंट पे रह रहे हैं, हमें पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं। हम सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर्टी ख़राब हो गई, बड़ा डैमेज उसमें डैमेज हो गया, तो ओनर विल बी लायबल और उसको वो हमें ठीक करा के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ओनर है उस चीज़ का। दैट इज़ द कैपिटल कॉस्ट, ठीक है। सो दैट इज़ कॉल्ड लीजिंग। अभी नीचे लीजिंग के बारे में जब तुम पढ़ोगे तुम्हें सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा। मैं नहीं कराऊंगा, सिंपल थ्योरी है, पढ़ोगे इट विल बी वेरी क्लियर फॉर यू। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्विस्टिंग है, हालांकि बहुत ईजी है बट थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। एक बार पढ़ते ही तुम्हें समझ आ जाएगा। दैट इज सेल एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, इंडिया में बहुत सारी कंट्रीज में एक हमारा टर्म होता है रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज, सेल एंड लीज बैक आर वन एंड द सेम थिंग। अब इसका मतलब क्या है? देखो, सेल एंड लीज बैक का मतलब क्या है, मैं तुम्हें ये एक हाउस होल्ड की तरह से बताता हूँ। जैसे ये मैं हूँ, ठीक है, मेरी एज हो गई 70+ और मैं काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ और मैं अब काम नहीं कर सकता, ना कि मैं यूट्यूब की वीडियोस देख सकता। वैसे यूट्यूब से कोई रेवेन्यू तो मुझे खास आ ही नहीं रहा है, बट जो भी मैं काम कर रहा हूँ, लेट्स से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग से मुझे जो भी रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू नहीं आ रहा और मैं काम नहीं कर सकता।
लेकिन अब इस केस में मेरे को मंथली एक्सपेंसेस भी तो चाहिए, मैं अपने मंथली घर से कहाँ से पूरे करूँगा। तो हुआ क्या था, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी, मेरा हाउस था, मेरे नाम पे ये हाउस था, ठीक है। मैंने क्या किया, अब मेरे को कुछ पैसे मंथली चाहिए थे। अब मंथली पैसे मेरे पास कैसे आएंगे, इस घर में तो मैं रह रहा हूँ, अगर मैं इसको रेंट पे दे दूंगा तो मैं खा रहूँगा, फिर प्रॉब्लम है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये हाउस, लेट्स से मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला, ये रिवर्स मॉर्गेज के बारे में बता रहा हूँ, ये एग्जैक्टली सेल एंड लीज बैक है। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक को बोला कि आप ये हाउस मुझसे बाय कर लो, आप ये हाउस मुझसे परचेज कर लो। ध्यान से सुनना, आप ये हाउस मुझसे परचेज कर लो, ठीक है, और आप इसके बदले मुझे सारे पैसे ना दो, सारे पैसे ना दो, जो भी पैसे मेरे बनते हैं वो मुझे मंथली पे कर दो, जो भी इस प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस है वो मुझे मंथली पे कर दो। ये होता है हमारा सेल एंड लीज बैक। रिवर्स मॉर्टगेज इससे थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग होता है। रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता है, बैंक ये प्रॉपर्टी परचेज नहीं करता, बैंक ये प्रॉपर्टी अपने पास रख लेता है, मतलब सारे इसके जो पेपर्स हैं वो सारे अपने पास रख लेगा। उस प्रॉपर्टी पे जो भी तुम बैंक को बोलोगे कि मुझे मंथली लेट से 50,000 रुपीज़ मुझे हर मंथ चाहिए, बैंक हमें हर मंथ 50,000 देता रहेगा जब तक मेरी डेथ नहीं होती। जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी, जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी, बैंक क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को सेल करेगा। सेल करने के बाद जितना भी बैंक ने हमें पैसा दिया था, अलॉन्ग विद इस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है, अलॉन्ग विद इस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है, जितने भी पैसे बैंक ने हमें दिए थे मंथली, उस पे जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पैसे बैंक अपने पास रख लेगा, और जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचा है ये प्रॉपर्टी को सेल करके, वो जो भी मैं बैंक को बताऊंगा, जो मैंने बताया होगा मरने से पहले, बैंक वो करेगा। हो सकता है मेरे बच्चों को दे दे ये चीज़, या तो मेरे बच्चों को दे दे, या फिर मैंने बोला है कि इसको डोनेट कर देना जो भी पैसे हैं किसी भी फंड में। तो दैट इज़ व्हाट द केस ऑफ रिवर्स मॉर्टगेज इज़। तो रिवर्स मॉर्टगेज में क्या होता है, फिर मैं सेल एंड लीज बैक बताता हूँ। रिवर्स मॉर्टगेज में मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैंने अपना घर बैंक को दे दिया, मैंने बोला कि आप ये प्रॉपर्टी के पेपर्स रख लो, रहूँगा मैं ही उस घर में, मैं इस घर से निकलूंगा नहीं, रहूँगा मैं ही उस घर में, इसके सारे ओरिजिनल पेपर आप रख लो, आप मंथली मुझे पैसे देते जाओ। जिस दिन मेरी डेथ हो जाएगी उस दिन आप ये प्रॉपर्टी सेल कर देना, जो भी आपको पैसे आए उसमें से जो भी पैसे आपने मेरे को मंथली दिए हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो निकाल के बैलेंस पैसे या तो मेरे बच्चों को दे देना या फिर उसको आप डोनेट कर देना। दिस इज कॉल्ड रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। अब सेल एंड लीज बैक बिजनेस के केस में क्या होता है, सेल एंड लीज बैक में क्या हुआ, अब यहाँ पे कोई बूढ़ा कुछ नहीं है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई एम अ बिजनेसमैन। अब मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अब पैसे लेने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बैंक से लोन ले सकता हूँ, ओवरड्राफ्ट ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, या सिंपल लीजिंग ले सकता हूँ, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। अगर मैं लोन लूँगा तो इंटरेस्ट नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, अगर मैं लीज लूँगा तो रेंट नहीं दे पाऊँगा, और प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी है मेरे पास, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने किसी पर्सन से बात करी कि आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर लो, आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर लो, ठीक है, मेरे को पैसे दे दो, आप ये प्रॉपर्टी परचेज कर लो, मेरे को पैसे दे दो, और उसके बदले मैं आपको रेंट, और ये प्रॉपर्टी पे मैं ही रहूँगा, प्रॉपर्टी नहीं मैं छोड़ के जा रहा, मैं आपको हर मंथ रेंट पे करता रहूँगा। मतलब मैंने प्रॉपर्टी उसको सेल कर दी और खुद मैंने दोबारा से लीज बैक कर ली कि मैं उस प्रॉपर्टी को एज रेंटल रख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी काम करते हैं जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है कि जो प्रॉपर्टी होती है उसको बेच दो, दूसरा बंदा ओनर बन गया, ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी, और उसके बाद तुम ही रहे हो या रही हो, तुम इस पे हर मंथ इंटरेस्ट पे रेंट या लीज अमाउंट पे करते जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी सेल करने के बाद उसी प्रॉपर्टी पे तुम रह रहे हो, अब तुम्हारे पास पैसे आ गए, उससे तुमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और हर मंथ उस प्रॉपर्टी का तुम रेंट पे करते जा रहे हो। इसका भी एक प्रॉपर टाइम पीरियड होता है जो भी तुमने सेट किया होता है इन दी कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज कॉल्ड सेल एंड लीज बैक। दीज आर शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे नीचे इसके बारे में बताया हुआ है, ये पढ़ लेना, तुम्हें सारा समझ आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो मैंने छोड़ा है वो सारा वही मैटर है, उसको बुक में से अच्छे से पढ़ लेना, थोरेटिकली तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस जैसे हमने पढ़ा है इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में दो टाइप के होते हैं, इक्विटी और डेट। डेट तो हमें पता ही है, बैंक लोन।
दूसरा होता है इक्विटी। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस में सबसे पहले इक्विटी क्या होता है? इक्विटी मतलब ओनरशिप, ओनरशिप। और कंपनी के केस में हमने पढ़ा इक्विटी किस फॉर्म में होती है? इट्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है। So types of share capital: equity share capital are the owners of the business and exercise ultimate control through their voting right. Term equity relates to ordinary shares only. कभी भी term equity लिखा हो that means वो normal shares है हमारे equity share। तो equity share holder जो होते हैं उनके पास ultimate right होता है business का, पूरा control होता है, सारे के सारे profits इनको मिलते हैं कंपनी के, those are equity shareholder। Equity finance is the investment in a company by ordinary shareholders represented by issue ordinary share capital plus reserves. So guys, equity finance क्या होता है? So basically जब भी कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था कि ओनर क्या करता है, वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देता है और इक्विटी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दे देता है, और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर पर शेयर जो भी उसके पैसे होते हैं वो ओनर को दे देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था 4 लाख वाला एग्जांपल, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंस। के इक्विटी के थ्रू हम ऐसे फाइनेंस रेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारी फेस वैल्यू होती है, कई बार एक शेयर फेस वैल्यू प्लस कुछ प्रीमियम उससे ज़्यादा का भी इशू होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। अभी डिटेल में हमें इसको नहीं पढ़ना, ये क्या होता है मैं बाद में कभी जब आएगा तब बताऊंगा। तो नॉर्मली हमें क्या पढ़ना है कि इक्विटी फाइनेंस मीन्स कि जब कंपनी अपने शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को देती है और फिर ऑर्डिनरी शेयर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम पर शेयर के अकॉर्डिंग कंपनी को पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंस। सो देयर आर अदर टाइप ऑफ शेयर कैपिटल रिलेटिंग टू वेरियस टाइप ऑफ preference shares. While strictly preference shares are an equity source of finance, their characteristics bear more resemblance to debt finance. So for the purpose of such calculation as gearing, they are considered to be a part of debt rather than equity. अब इसका मतलब क्या है गाइस? अब हमारे शेयर्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर बेसिकली क्या होता है? इक्विटी शेयर होता है हमारे कंपनी के अल्टीमेट ओनर्स। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स काइंड ऑफ सेम ही है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के। बस फर्क क्या होता है, या प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या क्या एडिशनल चीज़ें मिलती हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स वालों को जब भी कंपनी बंद होती है, सबसे पहले पैसे इनको मिलते हैं, सबसे पहले पैसे इनको मिलते हैं, उसके बाद जब पैसे बचते हैं वो इक्विटी शेयर्स को मिलते हैं। सबसे पहले जब कंपनी लिक्विडेट होती है या बंद होती है तो बाहर वालों को पैसे दिए जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलेंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे मिलेंगे। दूसरा, इनके पास इनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता ही मिलता है। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है तो जब प्रॉफिट अर्न करेगी तो कंपनी प्रॉफिट पे ओनर्स को डिविडेंड बांटेगी। डिविडेंड मींस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू द ओनर्स। कंपनी जब ओनर्स को पैसे बांटती है तो वो डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। तो जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा उसमें से कुछ पैसा हो सकता है कंपनी अपने पास रिटेन कर ले। जैसे कंपनी ने 1 करोड़ रुपीस कमाए, 30 लाख कंपनी ने बोला कि हम कंपनी में ही रखते हैं, हो सकता है आगे ज़रूरत पड़ जाए, 70 लाख उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है। सो दैट इज डिविडेंड। सो इक्विटी शेयर होल्डर को जब भी कंपनी के प्रॉफिट होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है, और इसका कोई फिक्स्ड पैटर्न या फिक्स परसेंटेज नहीं होता, जितना प्रॉफिट कमाया उतना मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, लेट्स से 10%। इनको बोला गया है कि आपको फिक्स्ड परसेंटेज 10% डिविडेंड मिलेगा, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो चाहे कम, आपको इतना ही डिविडेंड मिलेगा। तीसरा, इनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होते। वोटिंग राइट क्या होता है? पावर टू मेक डिसीजंस, ठीक है। तो जो भी कंपनी डिसीजन लेती है वो सारे डिसीजन इक्विटी शेयर ओनर्स डिसीजन लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो देखा जाए यहां से हमें क्या समझ आया कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर्स काइंड ऑफ ओनर्स ही हैं कंपनी के, लेकिन ये तो एक तरह से हमारा लोन ही हो गया फिर, कि इनको अगर फिक्स डिविडेंड देना है हर मंथ, ये तो सिर्फ नाम चेंज हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स बोल दिया, एक तरह से तो ये लोन ही हो गया ना, कि हमने इनको शेयर्स दिए, उनसे हमें पैसे आ गए, हर साल इनको हमें इतने परसेंटेज प्रॉफिट में से पार्ट देना ही देना है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लोन, काइंड ऑफ इट्स कॉल्ड लोन,
ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स भी आगे दो टाइप के होते हैं। सो जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑफ टू टाइप। गाइस एक चीज मैं सबको बता दूं, हो सकता है सबको डाउट हो इस चीज में, इक्विटी से जब हम पैसे रेस करते हैं तो हमें ये पैसे कभी भी रिटर्न नहीं करने पड़ते, ये याद रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर लोन इक्विटी से पैसे रेस कर लिए, ओनरशिप दे दी, तो इट मीन्स कि 5-6-10 साल बाद मुझे उसको सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। जो भी इक्विटी ओनर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं, उनको कंपनी कभी पैसे वापस नहीं करती। हाँ, जो शेयर्स उनको मिले हैं वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं कि वो शेयर इसको बेच दिए, इसने इसको बेच दिए, इसने इसको बेच दिए, इसने इसको बेच दिए, वो कर सकते हैं। लेकिन कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कंपनी इनको पैसे वापस करे। हाँ, अगर कंपनी बंद हो रही है, इफ कंपनी इज क्लोजिंग, तब ही ओनर को पैसे मिलते हैं, इक्विटी वालों को, अदरवाइज कभी भी इनको पैसे नहीं मिलते। ये याद रखना। लोन अगर हम किसी से लेते हैं तो लोन के तो पैसे हमें वापस करने ही करने पड़ेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितने पीरियड का लोन है। इक्विटी के थ्रू अगर हमने किसी से पैसे लिए और उसको ओनर बनाया है तो उसको हमें पैसे वापस नहीं करने। अब तो वो ओनर है, कंपनी में उसने पैसा लगाया, जो मर्जी करे। ठीक है ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स गाइस हमारे टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे क्यूमुलेटिव, एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। तो अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में मोस्टली डिफरेंस क्या होता है? देखो, अब यहाँ पे जब तुम नीचे पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा, इनके पास कुछ वोटिंग राइट्स में थोड़ा सा फर्क है कि जैसे इक्विटी शेयर होल्डर के पास सारे वोटिंग राइट्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास बहुत कम वोटिंग राइट्स होते हैं, बहुत ही लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या है? जैसा कि मैंने तुम्हें प्रेफरेंस शेयर्स के केस में बताया था कि इनको फिक्स परसेंटेज डिविडेंड हर साल मिलता है। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव के केस में क्या होगा, ध्यान से सुनना। क्यूमुलेटिव के केस में क्या होगा, जैसे इनको कुछ परसेंटेज डिविडेंड हर साल मिलना है। अगर मान लो इनको डिविडेंड नहीं मिला, जैसे मान लो 2019, 2020, 21, 22, इस साल डिविडेंड मिल गया, यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, तो होगा क्या, 22 में जो इनको डिविडेंड मिलेगा, इन दोनों का एरियर मिला के इस साल का, ये इनको तीनों सालों का डिविडेंड यहां पे मिल जाएगा कि कंपनी ने डिविडेंड इनको देना ही देना है। अगर किन्हीं सालों में डिविडेंड नहीं दे पाई कि कंपनी के पास कैश नहीं था, तो इन दैट केस कंपनी उनको जब भी डिविडेंड देगी तो वो सारा मिला के उनको जो भी एरियर है पुराने वो पे करने ही करने पड़ेंगे। दैट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव मतलब कि इनका जो एरियर का अमाउंट है, जो भी डिविडेंड का अमाउंट है, वो क्यूमुलेट होता रहता है, अक्यूमुलेट होता रहता है, और जब भी कंपनी पे करती है पुराना अमाउंट भी कंपनी को इनको पे करना होता है। Whereas in case of non-cumulative preference shares, जैसे 2019, 2020, 2021, 2022, 2019 में डिविडेंड दिया, 20 में नहीं दे पाए, 21 में नहीं दे पाए, तो 22 में कंपनी इन 2 सालों का डिविडेंड नहीं पे करेगी, ये कभी नहीं पे करना, लैप्स हो गया, चला गया। अब 22 वाला डिविडेंड इनको मिल जाएगा, इन दोनों सालों का डिविडेंड इनको नहीं मिलता। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव, कि अगर किसी साल कंपनी किसी रीजन से डिविडेंड नहीं दे पाई तो इन शेयर होल्डर को बाद में वो डिविडेंड नहीं मिलता। हो सकता है तुम ये बात बोलो कि सर इसका मतलब तो ये होगा कि कंपनी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी, पैसे आ गए और कभी इनको डिविडेंड ही ना दो, ये तो बढ़िया हो गया, है ना, और ना इनके पास पूरे पूरे वोटिंग राइट होते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो गाइस दो चीज़ें, बहुत कम लोग होते हैं जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। ऑर्डिनरी पर्सन जो होते हैं वो इक्विटी ज़्यादा मांगते हैं, वो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पहली बात तो लेंगे ही नहीं। और यहाँ पे एक कंडीशन तुम्हारे लिए क्या है, ध्यान से सुनना। वो कंडीशन क्या है, अगर तुम 3 सालों तक, 3 इयर्स तक उनको डिविडेंड नहीं पे कर पाए, अगर तुम 3 सालों तक इनको डिविडेंड नहीं पे कर पाए, तो दे विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अगर तुम इनको 3 सालों तक डिविडेंड नहीं पे कर पाए तो ये ऑटोमेटिकली तुम्हारे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बन जाते हैं। तो ये अब क्यूमुलेटिव बन गए तो उसके बाद तुम्हारे को जितना भी इनका डिविडेंड है वो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब प्रेफरेंस शेयर्स में और 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, एक होते हैं
नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम लेट्स से 5 years 10 years हमें इनका अमाउंट भी रिटर्न करना पड़ता है। जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी रिटर्न, कि जो अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो हमें इनको रिटर्न करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन पीरियड। दोज आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ये तो डायरेक्टली हमारा एक तरह से लोन ही हो गया। कैसे? प्रेफरेंस शेयर्स, वोटिंग राइट्स थोड़े से होते हैं इनके पास, फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और आफ्टर सर्टेन टाइम हमें इनके सारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। और जब इनको पैसे वापस करेंगे ऑफ कोर्स उस टाइम पे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रहेंगे। कोई LIC थोड़ी है कि हाँ इनको पैसे वापस कर दिए और ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स बने रहे। नहीं, ये पैसे इनको आफ्टर 10 years हम इनको सारे पैसे वापस कर देंगे और उसके बाद ये हमारे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रहेंगे। और नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ये कभी रिडीम नहीं हो सकते। ये हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट रहेंगे, जब कंपनी बंद होगी तब जाके हम इनको पैसे वापस करेंगे। ठीक है। 2 और आते हैं हमारे, वो तुम्हारे बुक्स में नहीं है बट मैं करा रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तुम्हें पता होना चाहिए। वो होते हैं कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि जब भी कंपनी चाहे प्रॉपर रूल्स वगैरह फॉलो करके इनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। कि आफ्टर 5 years हमने इनको ऑप्शन दिया कि तुम चाहो तो प्रेफरेंस शेयर्स ही रख सकते हो, इफ़ यू वांट हम आपको इक्विटी शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सेट क्राइटेरिया इन्होंने बना दिया। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब ये हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, इनकी फॉर्म कभी चेंज नहीं होगी। अब बहुत बार क्या होता है, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हमारे रिडीमेबल है, ध्यान से सुनना, प्रेफरेंस शेयर्स हैं कन्वर्टेबल शेयर एंड रिडीमेबल। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल हैं और रिडीमेबल है। तो होगा क्या, लेट्स से आफ्टर 10 years कंपनी ने इनको पैसे वापस करने, कंपनी ने इनको ऑप्शन दिया कि 10 years बाद आप चाहो तो अपने शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, अगर आप नहीं कराते तो हम आपको आपके पैसे वापस कर देंगे। तो दोज आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बट दोज आर कन्वर्टेबल ऑल्सो। ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। तुम्हारी बुक में मोस्टली इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में बताया हुआ है, नीचे ये है, एक बार इसको थॉरोली वर्ड टू वर्ड अच्छे से पढ़ लेना। एक चीज़ जो यहाँ पे बताई हुई है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक जो मैं अभी करा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, वो है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। और इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट डेट पे, डिविडेंड होता है इक्विटी पे, इक्विटी या प्रेफरेंस पे, इंटरेस्ट होता है डेट पे। ठीक है, इंटरेस्ट मींस हर मंथ हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। जब भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो इस पे हमें टैक्स बेनिफिट मिलता है। कैसे? ध्यान से देखो, ये मेरे प्रॉफिट से, ठीक है, अभी मैंने इंटरेस्ट पे नहीं किया, ना मैंने इंटरेस्ट पे किया ना डिविडेंड पे किया, ये मेरे प्रॉफिट से। इसमें मैंने सबसे पहले मैं करूंगा इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट माइनस हो गया। अब इंटरेस्ट माइनस होने के बाद जो वैल्यू बची है, इस वैल्यू के ऊपर मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा और वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, जैसे ऊपर एग्जाम्पल देके बताता हूं, एग्जाम्पल 10 लाख के मेरे प्रॉफिट से, 10 लाख के क्या थे मेरे प्रॉफिट्स, मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया 3 लाख। इंटरेस्ट कितना पे कर दिया? 3 लाख। सो दैट मीन्स अब मेरे प्रॉफिट कितने रह गए? 7 लाख। 7 लाख मेरे प्रॉफिट रह गए। लेट्स से टैक्स रेट इज 30%, कि जो भी मेरे प्रॉफिट्स हैं उस पर 30% टैक्स मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो 7 लाख पे 30% कैलकुलेट होगा। तो 7 लाख का 30% इज 2,10,000। 2,10,000 में टैक्स पे करूंगा और अल्टीमेटली मेरे बिजनेस में जो पैसे रह जाएंगे वो रह जाएंगे 4,90,000। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट की वजह से मुझे टैक्स बेनिफिट मिल गया। क्यों? अगर ये इंटरेस्ट ना होता तो मेरे को तो 1 लाख पे 30% टैक्स पे करना पड़ता, दैट मीन्स मेरा टैक्स लगता 3 लाख। अगर ये
इंटरेस्ट ना होता तो मुझे तो 1 लाख पे टैक्स पे करना पड़ता, दैट इज 3 लाख, और अभी मैं टैक्स कितना पे कर रहा हूँ, अभी मैं पे कर रहा हूँ 2,10,000। तो इंटरेस्ट की वजह से मुझे टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। याद रखना, इंटरेस्ट की वजह से मुझे टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है। अब बात आती है डिविडेंड की। तो जो डिविडेंड हमारे होते हैं, दोज आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। डिविडेंड्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इसका मतलब क्या है, देखो गाइस, इसका मतलब ये है, सेम एग्जांपल लेता हूं, मेरे जो प्रॉफिट से, ठीक है, मेरे प्रॉफिट से, इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट मेरा लेट से 0 इंटरेस्ट है, 0 मेरा इंटरेस्ट है, तो ये प्रॉफिट बचे। 30% मेरा टैक्स है, तो 30% टैक्स इस वैल्यू पे लग गया, दैट इज 3 लाख। 3 लाख मैंने टैक्स पे कर दिया, प्रॉफिट रह गया मेरा 7 लाख। मैंने सोचा कि मैं डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैंने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लाख का, तो माइनस मेरा 4 लाख का डिविडेंड हो गया। और बिजनेस में मेरे पैसे कितने रह गए, 3 लाख, तो 3 लाख विल बी कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग और 4 लाख इज माई डिविडेंड। सो पॉइंट इज, मैंने जो डिविडेंड यहां पे करा है, उसको पे करने से मेरे इंटरेस्ट टैक्स में कोई चेंज नहीं है। टैक्स जो है वो डिविडेंड से पहले जो फिगर होती है उस पे लगता है। तो अगर डिविडेंड होता चाहे नहीं होता, टैक्स तो पूरा पूरा 3 लाख ही मुझे पे करना था, क्योंकि डिविडेंड से पहले, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो हमारे प्रॉफिट्स आते हैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है। और इंटरेस्ट के केस में अगर इंटरेस्ट होता तो उसकी वजह से मुझे टैक्स का बेनिफिट मिलता। तो याद रखना एक टर्म, इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, मतलब टैक्स बेनिफिट हमें मिलता है, और डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल, डिविडेंड में हमें कोई टैक्स, डिविडेंड पे करने के से हमें टैक्स में कोई भी बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, ये चीज याद रखना। सो इंटरेस्ट जो हमारा होता है, इट इज टैक्स डिडक्टेबल, और जो डिविडेंड हमारा होता है, इट इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को तुम्हें आगे कराता हूँ। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोरेटिकल चैप्टर है, अच्छे से इसकी थ्योरी बुक में से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी गाइस पढ़ना, बहुत अच्छे से जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि थ्योरी चैप्टर है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, थॉरोली पढ़ लेना। जितना मैंने समझाया तुम्हें अच्छे से सारा समझ आ जाएगा। आई थिंक 2 से 3 वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।